नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष यहाँ आज उपस्थित हूँ बीएड तृतीय सेमेस्टर इतिहास शिक्षण के इकाई द्वितीय के अंतर्गत शिक्षण विधि, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि शिक्षण विधि के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, जो शिक्षण विधियाँ हैं उनकी विशेषताएँ क्या हैं, यानी उत्तम शिक्षण विधियों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तथा आगे जानेंगे हम कि शिक्षण विधियों के सिद्धांत क्या हैं। और इसके बाद सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि उत्तम शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं जो कि उनको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो इन्हीं 3 विधियों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, क्योंकि आप वो लाइक बहुत कम करते हैं। या मैंने प्रायः देखा हुआ है कि आप देखने वालों की मात्रा ज़्यादा होती है और लाइक करने वालों की मात्रा कम होती है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लाइक कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि वो आप सभी से मुझे पुनर्बलन प्राप्त होता है, मैं भी पुनर्बलित होता हूँ, मुझे भी लगता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि आगे वीडियो लाया करें। और जब आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें भी लगता है कि आपको अच्छा क्लास नहीं लग रहा है, इसलिए एक रीइंफोर्समेंट हमें दे दिया करिए लाइक के द्वारा। ठीक, अब हम बात करेंगे आज शिक्षण विधि सबसे पहले है क्या चीज़। ठीक है, शिक्षण विधि का मतलब ये है टीचिंग मेथड, अंग्रेजी में कहा जाए तो शिक्षण विधि का अर्थ ये होता है कि जैसे कि आपने बीएड किया हुआ है रेगुलर क्लास करके, मैं एक व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूँ क्योंकि मैं व्यवहारिक उदाहरण मेरे पास वो ज़्यादा होते हैं, तो समझ लीजिए कि शिक्षण विधियाँ क्या चीज़ हैं। शिक्षण विधि वह चीज़ है जो कि एक शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। ठीक, एक शिक्षक के द्वारा किए जा रहे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली कौन बनाता है? शिक्षण विधियाँ ही बनाती हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो उदाहरण की अगर बात करें, आप भी बीएड कर रहे हैं और कोई उज्जैन में, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट आईएएस में तैयारी करने वाला भी छात्र एक वो भी बीएड कर रहा है, लेकिन जब पढ़ाने की बात आएगी तो जितने अच्छे से, जितनी सरलता से आप बच्चों को पढ़ा लेंगे, ठीक है, उतने अच्छे से वह पढ़ा नहीं पाएंगे। आप मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, आप पुरस्कृत कर सकते हैं बच्चों को। आपके पास कई सारा कला है कि जिस प्रकार का बच्चा है उस प्रकार का कला यूज करके, आप विधि यूज करके, कला की बात यहाँ न करके, अगर विधि कहें तो अच्छा लगेगा, उस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करके उसको आप शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आपको शिक्षण विधियों ज्ञान है। ठीक, लेकिन जो दूर बैठा छात्र सिर्फ डिग्री लिया है बीएड की, उसको तो कोई ज्ञान नहीं है। वो यही कहेगा कि बच्चे बहुत उद्दंड हैं, या तो खुद ही क्लास छोड़ के चला जाएगा, या तो बच्चों को उद्दंड करके उनको मारना पीटना शुरू कर देगा। जैसे कि जहाँ पर एक जगह मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, तो वहाँ बगल में एक सर थे, वहाँ पता चला कि वो बीएड किए हुए थे, एमएससी किए हुए थे, वो बच्चों का सर लड़ा लड़ा के मारते थे दीवार में। बीएड वो भी किए थे, लेकिन जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका ज्ञान उनको नहीं था। शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति, ये सब इसीलिए बनाई गई है, ये सब शिक्षण को प्रभावी बनाने के एक साधन है। तो इसलिए शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, आप समझ लीजिए कि शिक्षण विधियाँ अगर आप जान गए तो आपकी टीचिंग को कोई भी काट नहीं सकता, कोई इसमें कमी नहीं लिखा सकता है। कोई भी एग्जामिनर आ जाए, आप निसंकोच होकर के क्लास अपनी कंटिन्यूअस रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, और 225 नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मन लगा के पढ़िए। चलिए बात करेंगे शिक्षण विधि। मैंने बता दिया शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि एक शिक्षक को उसके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का एक क्या है, एक तरीका है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, जिसको कि आनंद सर ने शिक्षण विधियों को पढ़ाया हुआ है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब वहाँ से शिक्षण विधियों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं। इसी क्लास में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि शिक्षण विधियाँ कौन से, जैसे कि बहुत सारी शिक्षण विधियाँ, हम नाम तो गिना नहीं पाऊँगा यहाँ पे, तो आप वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तम शिक्षण विधियों की क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो देखिए कुछ विशेषताएँ लिखी हुई हैं, 7 विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता है कि पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। शिक्षण विधियाँ वह हो जो कि पहले से निर्धारित किया गया है कि हमको यह पढ़ा करके, अगर हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, हमारा परिवेश पढ़ा रहे हैं, तो बालक को सजीव और निर्जीव में जो अलग अलग करने का गुण है वह हो जाना चाहिए। तो जो पहले से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति हो जाए, ऐसी शिक्षण विधियाँ होती हैं उत्तम शिक्षण विधियाँ।
वही करा है कि उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषताएं सबसे पहले क्या है कि उत्तम शिक्षण विधि वह विधि होती है जो कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होती है। आगे क्या कह रहा है, दूसरा है प्रयोग करने के योग्य हों। शिक्षण विधियां ऐसी हों कि जिनका कि हम प्रयोग कर सकें। जैसे कुछ क्या होता है, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिनको परीक्षा में लिख देते हैं, किताब में छप जाता है, नहीं प्रयोग उनका हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो शिक्षण विधियां ऐसी हो जिनका कि हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकें। आगे, यह छात्रों में वांछित परिवर्तन लाती है जिससे उनका विकास हो सके। जो उत्तम शिक्षण विधियां हैं वह बालक में वांछित परिवर्तन लाती है, यानी कि बालक को उसके विकास के पथ पर अग्रसर करती हैं उत्तम शिक्षण विधियों के द्वारा ही। जैसे कि कोई शिक्षक है, जब तक वह उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो अच्छे से शिक्षण कार्य नहीं कर पाएगा, और जब वो अच्छे शिक्षण कार्य करेगा नहीं तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा नहीं। इसीलिए कहा कि उत्तम शिक्षण विधियाँ वह होती हैं जो कि बालकों में वांछित परिवर्तन लाती है, अवांछित नहीं, वांछित परिवर्तन लाती हैं। और वांछित परिवर्तन मतलब होता है कि बालक हमेशा उन्नति की और अग्रसर रहे। ठीक, तो वांछित परिवर्तन लाती है और जिससे उनका विकास हो सके। तो बालक के इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो बालक के विकास करने में उत्तम शिक्षण विधियाँ सहायक होती हैं। आगे हम देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान। देखिए, जो भी उत्तम शिक्षण विधियां होती हैं वह ऐसी होती हैं कि चूंकि कक्षा में हर बालक एक ही बुद्धि लब्धि का नहीं होता है। किसी की बुद्धि तेज होती है, कोई तेज है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई मंद बुद्धि बालक है। ठीक है, तो सभी बच्चों के हिसाब से उनमें तालमेल बना करके, यानी कि सभी की जो भी बुद्धि लब्धि है उसका सम्मान करते हुए, सबकी क्षमता का सम्मान करते हुए एक साथ शिक्षण प्रदान करना हम कैसे कर पाएंगे, उत्तम शिक्षण विधियों के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है उत्तम शिक्षण विधियां वह होती हैं जो कक्षा के प्रत्येक बालक के विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान करती हैं। आगे बात करेंगे हम विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अच्छी शिक्षण विधियां जो होंगी वह विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न भी करती हैं, उनमें सहायता करती हैं कि बालक, जैसे कहानी की बात करें, शिक्षण विधिया में एक होता है कहानी विधि। तो कहानी विधि में क्या होता है कि शिक्षक जो होता है कहानी का प्रयोग करके कहानी के द्वारा किसी चीज़ को समझाने का प्रयास करता है। तो वह क्या है, अब उसे बालक रुचि लेता है कि हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया कहानी सुना के पढ़ाओ ना। तो उन्हीं गुरुजी के साथ जा रहा, जैसे कभी क्लास खाली है तो पूछते किस सर को भेजा जाए, अरे वो वाले गुरुजी के भेज दें, वो कहानी सुनाओ बढ़िया से। तो वह कहानी के द्वारा उनको शिक्षित कर रहे हैं। तो वो क्या है बालक हमेशा उन्हीं की मांग करेगा क्योंकि उन्होंने कहानी विधि का प्रयोग किया है। तो वही कह रहा है कि जो शिक्षण विधियां होती हैं वह विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी सहायता करती हैं कि बालक रुचि लेने लगता है। जैसे पहले मुझे गणित नहीं समझ आता था, लेकिन जब हमारे एक अध्यापक है उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से समझाया, तो कक्षा 7 के बाद से मुझे गणित अच्छे से आने लगी। तो ये क्या है, जो शिक्षण विधि का उन्होंने अच्छे शिक्षण विधि का प्रयोग किया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। ठीक है, तो क्या नाम है, रचना करके दिखाई, पूरा प्रयोग करके बताया, तो इससे मुझे समझ में आने लगा। तो जो शिक्षण विधियों का अच्छे शिक्षण विधि जो होती है उनका जब हम प्रयोग करेंगे तो रुचि बालक की स्वतः जागृत होने लगती है उस विषय के प्रति, चाहे वह कोई भी विषय हो। आगे बात करेंगे हम स्वाध्याय हेतु प्रेरित करें। अच्छी शिक्षण विधियाँ वह होती हैं जो बालक को स्वाध्याय यानी खुद से पढ़ने हेतु प्रेरित करें। कि वह घर पे जाए तो घर पे मम्मी पापा उसको पढ़ाएंगे नहीं, तो क्या होगा कि वहाँ पे वो खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। ऐसी शिक्षण विधियाँ उत्तम शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। ये उनकी विशेषताएं हैं। और सबसे अंत में है कि उत्तम शिक्षण विधि विद्यार्थियों की तर्क, निर्णय एवं विश्लेषण शक्ति का विकास करती है। जो भी अच्छा शिक्षण विधियाँ होती हैं और विद्यार्थियों में तर्क करने का, किसी चीज़ पे निर्णय लेने का और उनको विश्लेषित करने की क्षमता प्रदान करती हैं। आगे कह रहा है, ये तो हो गया आपका उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषताएं। तो मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, जिससे कि हम आगे आपको शिक्षण विधियों के सिद्धांत
बता पाएँ। क्योंकि लेक्चर ज़्यादा मैं देता हूँ तो आप यहाँ पे सिर्फ समझने का कार्य करें कि कौन सी हेडिंग क्या कह रही है, क्योंकि छपा छपाया तो आपको विभिन्न प्रकाशन की किताबों मिल जाएगा, गाइड मिल जाएगा, वो पतली हीरोइन वाली जो सीरीज आती है उसमें भी आपको छपा छपाया मिल जाएगा, लेकिन समझाने का कार्य जो होता है वो एक शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए आप बीएड में आ चुके हैं, उच्च स्तर में आ चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखाने का मैं बहुत कम करता हूँ, मेरा काम लेक्चर का ही ज़्यादा होता है, इसलिए मैं व्याख्या विधि का ज़्यादा यूज करता हूँ और आप भी आशा करता हूँ कि आप समझते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर मैं आपको आगे बताना शुरू करूँगा कि शिक्षण विधियों के सिद्धांत क्या हैं। खुद से समझ करके आप नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि आप अपनी भाषा में उसको लिखेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। किसी और की भाषा में समझना और अपनी भाषा समझ के लिखने में अंतर होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत हैं, उनके तहत शिक्षण विधियों को निर्मित किया गया है। तो वो सिद्धांत क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला सिद्धांत है, क्या है भैया पहला सिद्धांत? सबसे पहला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखिए, प्रेरणा का सिद्धांत बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत एमएड में जब मैं पढ़ रहा था तो एमएड में क्या हुआ कि सर आए, उन्होंने कहा कि 2-3 लोग थे, उन्होंने कहा कि एमएड बहुत ही बड़ी चीज़ है, एमएड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और एमएड के बाद नेट बहुत लोगों से नहीं निकल पाता है। ठीक है, नेट निकालना मुश्किल थोड़ा कार्य होता है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऐसे ऐसे कहा सर ने। फिर अगले दिन एक और सर आए, उन्होंने कहा कि नेट वो बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, नेट निकल जाएगा आपका, आप बस अच्छे से एमएड को पढ़िए और नेट निकल जाएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, बस ईमानदारी से रोज़ घर पे 4 घंटा पढ़ा करिए। एमएड के बाद नेट एमएड के साथ साथ ही निकल जाएगा, लास्ट ईयर में निकल जाएगा। तो वैसे क्या कहा, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, उन्होंने प्रेरणा दिया हमें। तो वही कह रहा है कि शिक्षण विधियां ऐसी हों जो कि प्रेरणा देने का कार्य करें। ठीक है, तो शिक्षण विधियां हमेशा बालक को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखने का सिद्धांत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी भी बालक को पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ कि चीनी सफ़ेद रंग की होती है, चीनी मीठी होती है, चीनी से हम चाय बनाते हैं, तो आपको रोज़ हम लिखवा रहे हैं। ठीक, लेकिन जब एक ही दिन आपको हम चीनी ला करके दे दिए और आप उसे चख लिया, तो ज़िंदगी भर के लिए याद होगा, जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक के लिए याद हो गया कि चीनी मीठी होती है। तो वही कह रहा है करके सीखने का सिद्धांत, यानी शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो बालक को करके सीखने के लिए प्रेरित करें। आगे देखेंगे हम। तीसरा है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। चूँकि देखिए, बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं किया जाता। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं पहली बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका भी कुछ उद्देश्य है, और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी कुछ उद्देश्य है। तो बिना उद्देश्य के कोई काम किया जाता नहीं है। बिना उद्देश्य के वही लोग काम करते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनकी गिनती जो है अराजक तत्वों में होती है, आवारों में होती है। वही बिना उद्देश्य के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका उद्देश्य होता है वो एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि कई सारे उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई पूछ दे कि उद्देश्य बड़ा होता है कि लक्ष्य बड़ा होता है, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि हाँ सर, उद्देश्य, कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो हमारा गोल है हम उसको प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य है इस समय कि हमें बीएड 3rd सेमेस्टर पास करना है, उसके बाद हमारा दूसरा उद्देश्य होगा कि हमें बीएड 4th सेमेस्टर पास करना है। ठीक, उसके बाद होगा कि हमें टेट पास करना है, और इसके बाद होगा सुपर टेट पास करना है, और सुपर टेट पास करने के बाद क्या होगा, हमें लक्ष्य है शिक्षक बनना। तो अपने शिक्षक बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो कैसे प्राप्त किए? इन कई सारे उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए हम अपने लक्ष्य जो टीचर बनने वाला है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो यही है, लक्ष्य बड़ा होता है और उद्देश्य छोटा होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तो मैंने बताया कि जो भी शिक्षण विधियाँ हैं वह ऐसी होनी चाहिए कि जो निश्चित उद्देश्य
उनका कुछ न कुछ होना चाहिए क्योंकि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ठीक है, कि पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, यानी ऐसी शिक्षण विधियाँ हों जो कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करा सके। अगर हमारा लक्ष्य है कि बालक को हमें डॉक्टर बनाना है तो हम ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जो कि उसे डॉक्टर बनाए, न कि साहित्यकार बनाए। ठीक, तो आगे देखिए, आगे बात करेंगे तो वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। शिक्षण विधियां ऐसी हों जो कि वैयक्तिक भिन्नता, चूंकि मैंने पहले बताया कि हर बालक अपने में अद्भुत होता है, ठीक, तो यही चीज़ यहाँ भी है कि वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान, हर बालक की अलग अलग व्यक्तिगत क्षमताओं का सम्मान करते हुए शिक्षण विधियां ऐसे निर्मित की जानी चाहिए जो कि सभी को एक समान स्तर से शिक्षा प्रदान कर सके, शिक्षण कार्य का प्रभावी ढंग से संपन्न करा सके। ऐसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए जो कि हर बालक का सम्मान करे, जो मंदबुद्धि बालक है उसको भी समझ में आ जाए उस शिक्षण विधि का प्रयोग करने से, जो कुशाग्र बालक है, जो सामान्य बालक है, सभी बालकों को उस शिक्षण विधि का प्रयोग करने से समझ में वो चीज़ आ जाए जो बिंदु है, तो वही क्या होती है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत का सम्मान करने वाली शिक्षण विधि होती है, इसका अनुपालन करने वाली शिक्षण विधि होती है। आगे हम बात करेंगे व्यवहारिकता का सिद्धांत। देखिए, पांचवा है व्यवहारिकता का सिद्धांत। अब व्यवहारिकता का सिद्धांत मतलब समझ रहे हैं कि ऐसी शिक्षण विधियां हों, देखिए शिक्षण विधियों का निर्माण जब किया जाता है तो इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है कि ऐसी शिक्षण विधियां हों जो कि बालक को व्यवहारिक रूप में समझाने में सहायक हों। ये नहीं कि सिर्फ रट्टू तोता बना दी कि हाँ ये ऐसे होता है और रट लिया है, ऐसे नहीं। शिक्षण विधियाँ ऐसी हों जो कि बालक के व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी हों, तो ऐसा ज्ञान प्रदान करें हम बालक को। आगे बात करेंगे हम रुचि व नियोजन का सिद्धांत। देखिए, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि ऐसी शिक्षण विधियाँ हों जो कि बालक उसमें रुचि ले सके, वे बालक के अंदर रुचि जागृत कर सके विषय वस्तु के प्रति। और नियोजन का सिद्धांत यानी कि कोई भी हम जब शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं तो एक प्लान का निर्माण करते हैं, यानी कि शिक्षण विधियां ऐसी हो जो कि एक प्लान के आधार पर, यानी कि एक नियोजन के आधार पर कार्य कर सकें। जैसे कि हम आज पढ़ाने जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र पढ़ाने जा रहे हैं तो हम पहले से ये नियोजित कर लेंगे कि आज हमें कौन सा शिक्षण विधि का प्रयोग करना है। तो आज हमें कहानी विधि का प्रयोग करना है या बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, किसका हमें प्रयोग करना है ये हम पहले से ही कक्षा में जाने से पहले क्या करेंगे, प्लान कर लेंगे। तो ऐसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए जिनका कि नियोजन किया जा सके, जिनका कि पहले से प्लानिंग किया जा सके। आगे है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत यह कहता है कि बालक एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेता है और दोबारा जब उसको दोहरा लेता है तो उसे पूरा चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं, वह कभी भी प्रत्यास्मरण करके चीज़ों को बता सकता है, कभी भी वो रिकॉल कर सकता है। तो वही कह रहा है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आगे विभाजन का सिद्धांत। देखिए, विभाजन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अनुपालन मैं भी करता हूँ। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है, जैसे मान लीजिए इसका प्रयोग मैं अधिकतर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए करता हूँ। जब मैं छोटे बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ कक्षा 6, 7, 8 के, तो जैसे कि बड़े बड़े जो किताब है वो अब क्या है कि 2-3 पन्ने में एक पाठ अंग्रेजी का है और 2-3 पन्ने का है। तो उसमें क्या करता हूँ, एक दिन एक पन्ना पढ़ाऊँगा, दूसरे दिन दूसरा पेज, अगले दिन तीसरा पेज। एक ही दिन तीनों पेज नहीं पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम विभाजन का सिद्धांत का अनुपालन करते हैं, इसके सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, विभाजन के सिद्धांत के अनुसार, तो बालक को चीज़ों को बांट करके पढ़ाई जाती है जिससे कि उन पर बोझ न पड़े और वे चीज़ों को धीरे धीरे क्रमशः समझ सकें। तो शिक्षण विधि जो होती है वो विभाजन के सिद्धांत का भी अनुपालन करने के योग्य होती है। इसी को ध्यान में रख करके शिक्षण विधि का निर्माण किया जाता है। तो ये आपके 8 सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रख करके शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इसको इरेज करके कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको कौन कौन से घटक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसको तब तक हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, बात करेंगे अब हम कि शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। तो आपके समक्ष 4 घटक दिखाई दे रहे हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम और चौथा है शिक्षण उद्देश्य। इन्हीं चारों को ध्यान में रख करके मुख्यतः शिक्षण विधियों को निर्मित करते हैं और यही चारों
मुख्यतः प्रभावित करते हैं शिक्षण विधियों को। कैसे प्रभावित करते हैं देखिए, सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक की। टीचर का व्यक्तित्व शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक जो है वह है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व का मतलब क्या है? शिक्षक का व्यक्तित्व किस तरह का है? वह उग्र स्वभाव का है, वह सुस्त है, वह क्रियाशील है, एक्टिव है। किस तरह का शिक्षक है, शिक्षक का व्यक्तित्व है, वह शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग करने में क्या होता है, उसे प्रभावित करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे शिक्षक जब क्रियाशील होगा तो वह प्रयोग करके बालकों को समझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, वह ऐसी विधियों का प्रयोग करेगा जिसमें कि वह पूरी तरह से एक्टिव हो सके। लेकिन अगर वही शिक्षक अगर सुस्त होगा तो वह क्या करेगा कि वह ज़रा ऐसी विधि का प्रयोग करेगा जिससे कुछ ज़्यादा कार्य करना न पड़े। ठीक है, असाइनमेंट विधि का देगा काम, अभिन्यास विधि का प्रयोग करेगा, या फिर दत्त कार्य विधि का प्रयोग करेगा, या फिर वह परियोजना विधि दे देगा बालकों को, परियोजना विधि का प्रयोग करेगा, मतलब दे देगा कि हाँ इस पर आप परियोजना बना करके कार्य करिए, समूह मिल में कार्य करिए। वह खुद कार्य करना नहीं चाहेगा। तो ये व्यक्तित्व शिक्षक का प्रभावित करता है एक शिक्षण विधि को निर्मित करने में और उसका प्रयोग करने में। आगे है संप्रेषण क्षमता। टीचर पतला है, दुबला है, मोटा है, खाया पिया है, कैसा है, और अगर पतला भी है तो उसमें आवाज़ निकल रही है कि नहीं निकल रही है। कुछ लोग तो मोटे होते हैं लेकिन आवाज़ें नहीं निकलती है। सही बता रहा हूँ, जब बीए थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग होती है और मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं भी एग्जामिनर के साथ घूमने चला जाता हूँ, क्योंकि 5-6 एग्जामिनर जो है वो संपर्क में रहते हैं विद्यापीठ के। तो अक्सर मैं जब जाता हूँ देखता हूँ कि सारी हट्टी कट्टी भीम जैसी है, लेकिन जब पढ़ाने के लिए जाएंगे तो देखो बच्चा, हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि इतिहास को कैसे पढ़ना, आवाज़ें नहीं निकलेगी। पीछे वाला बच्चा कहेगा सर जी हमको सुनते नहीं हो, ऐसा होता है। तो एक तरह संप्रेषण क्षमता भी प्रभावित करती है कि शिक्षक किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, और शिक्षण विधियों के प्रयोग करने में भी संप्रेषण क्षमता शिक्षक की उसको प्रभावित करती है। आगे देखेंगे हम समय, और शिक्षक के पास समय कितना है। शिक्षक के पास समय अगर ज़्यादा होता है तो वह व्याख्यान सह प्रदर्शन, नोट कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए बता रहा हूँ कि अगर शिक्षक के पास ज़्यादा समय है तो वह व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेगा। अगर शिक्षक के पास समय कम है, उसे कम समय में समझाना है, तो सीधे चीज़ों को लाएगा, देख कर देगा कि देखो बच्चा ऐसा है कि यह रेड है कलर है और ये ब्लू कलर है। ठीक है, ये दोनों मार्कर होते हैं। जब लाल रंग से लिखना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, देखो लाल चल रहा है, और जब नीला रंग से लिखना होगा तो इससे प्रयोग करेंगे, देखो नीला चल रहा है। ऐसे करके मतलब प्रदर्शन करके वो चला जाएगा सीधे कम समय में समझा करके। लेकिन जब उसके पास समय ज़्यादा रहेगा तो व्याख्या भी देगा और प्रदर्शन भी करेगा। तो यही कह रहा है कि शिक्षण विधि को शिक्षक का समय भी क्या करता है, वह प्रभावित करता है, वह भी एक घटक है प्रभावित करने वाले घटक के रूप में। आगे देखेंगे हम शिक्षार्थी प्रभावित करते हैं। देखिए ये जो मैं लिखा हूँ ऊपर, यह आपकी हेडिंग है, परीक्षा में आप हेडिंग में लिखेंगे इसको बना करके। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि कैसे एक शिक्षार्थी शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाला घटक बन जाता है, कैसे एक शिक्षण विधि को प्रभावित करता है। तो पहली बात है शिक्षार्थी की शैक्षिक स्थिति क्या है। अब कक्षा 5 कक्षा 3 की छात्र है, ठीक है, कक्षा 3 का क्लास है, कक्षा 3 का छात्र है। अब उसमें आप ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे जो कि मुश्किल है, जैसे कि आप परियोजना विधि दे दिए, असाइनमेंट विधि दिए, तो उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो शिक्षार्थी की शैक्षिक स्थिति भी प्रभावित करती है शिक्षण विधियों के प्रयोग करने में। आगे है बुद्धि लब्धि। शिक्षार्थी का बुद्धि लब्धि कितना है उसके अनुसार हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। अगर बुद्धि लब्धि उच्च नहीं है और हम लगे शिक्षण विधियाँ जो कठिन है तो एक लिस्ट है उनका प्रयोग करने लगे तो वह उसे कोई समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। ठीक, आगे है रुचि। देखिए रुचि बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है। रुचि का मतलब है इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी नहीं है, इंटरेस्ट मतलब वो आपका हिंदी वाला रुचि है, समझ रहे हैं। तो कोई किस चीज़ में, कोई बालक किस शिक्षण विधि में रुचि ले रहा है, अगर वो कहानी सुन के ही पढ़ रहा है तो उसको हम कहानी सुना करके ही पढ़ाएंगे। अगर वह प्रयोग करके, परियोजना बना के, प्रयोग करके, प्रयोगात्मक कार्य करके किसी चीज़ को समझ रहा है तो हमारे तो उसको प्रयोग करने वाला ही कार्य दे करके समझाने के लिए प्रेरित करेंगे।
ठीक है। तो वही कह रहा है कि रुचि, विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की रुचि भी प्रभावित करती है शिक्षण विधियों को। आगे बात करेंगे पाठ्यवस्तु। पाठ्यवस्तु किस प्रकार के पाठ्यवस्तु, जैसे कि अब हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में प्रयोगकार तो नहीं दे सकते, ठीक। तो हिंदी में क्या करेंगे, हम कहानी विधि का प्रयोग करेंगे या व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक। या फिर कोई चीज़ अगर हिंदी में दिखाया लागे तो प्रदर्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि पाठ्यवस्तु की संरचना, पाठ्यवस्तु का जो निर्माण किया हुआ आता है वह भी प्रभावित करता है शिक्षण विधियों के प्रयोग करने में, ठीक है। तो किस प्रकार की पाठ्यवस्तु है उस प्रकार की शिक्षण विधियों का उसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे सबसे अंत में शिक्षण उद्देश्य। देखिए शिक्षण उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करता है कि किस प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। जैसे हमें आपको डॉक्टर बनाना है तो आपको अगर हम वो कहानी का प्रयोग करेंगे तो आप डॉक्टर सही ढंग से नहीं बन पाएंगे, जब तक कि हम वहाँ पे क्या करें, परियोजना विधि का प्रयोग करेंगे, हम असाइनमेंट विधि का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको प्रयोग करने के लिए देंगे, ठीक है। वहाँ पे प्रयोग विधि का क्या करेंगे, प्रयोग विधि का, हाँ प्रयोग विधि का हम वहाँ पे उपयोग करेंगे आपको शिक्षित करने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए, न कि वहाँ पे हम कहानी विधि का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है चीज़। आगे देखिए, तो वही कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्य कितना उपयोगी है, शिक्षण उद्देश्य जितना उपयोगी होगा उतनी ही उपयोगी हमारी शिक्षण विधियाँ होंगी। शिक्षण उद्देश्य जितना ही व्यवहारिक होगा उतना ही व्यवहारिक हमारी शिक्षण विधियाँ होंगी। जैसे किसी चीज़ को अगर व्यवहार लाना है तो हमें वहाँ पे प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करना है। आगे औचित्य, औचित्य जितना ही औचित्यपूर्ण हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा उतना ही प्रभावशाली हमारी शिक्षण विधियाँ होंगी। तो इस तरह से यह शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु और शिक्षण उद्देश्य, ये चार जो भी विधियां हैं शिक्षण की, उनको ये प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं, घटक हैं। तो इस तरह से आज आपने पढ़ा शिक्षण विधि क्या होती है, ठीक है, और शिक्षण विधियों कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, शिक्षण विधियों के निर्माण के सिद्धांत क्या हैं और उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषताएं क्या होती हैं। ये 4-5 बिंदु मैंने आपको आज बताए हैं और आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।